ये जो नए BIS कोड्स आए हैं, तो यू थिंक कि ये कितना हेल्पफुल है हमारे ग्रीन स्टील इंडस्ट्री के लिए और किस हद तक हमारी स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा कि ये सारा सब कुछ जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस रिफॉर्म्स के पीछे एक सशक्त भारत की नींव रखनी है। और ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे कंट्री पे कम से कम हो, इसी की चीज़ को आगे लेके जाते हुए इस इम्पैक्ट को कैसे हम काउंटर करें, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ने, सबने इसमें काफ़ी मंथन करके ये किया है कि जीएसटी में हमको एक रिफॉर्म लाना है। और वी आर रियली ग्रेटफुल कि ये रिफॉर्म जो है हमारे आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम होंगी, खपत ज़्यादा होंगी, इंडिया की खपत ज़्यादा होंगी, हमको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और हम लोग एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाए, इंपोर्ट कैसे कम करें, इसके ऊपर हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अभी रही बात स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री का एक पेंडिंग इशू अभी भी जीएसटी में चल रहा है। हम लोग कुछ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन स्टील के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप है। और अगर हम लोग स्क्रैप यूज़ करते हैं तो स्क्रैप जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है, तो इसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज में लाने में जो चैलेंजेस है उसमें जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमने बार बार ये जीएसटी कमेटी के पास हमारे विषय को हमने रखा है और वी आर होपफुल कि आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स कटौती की बात नहीं हो रही है। टैक्स वट एवर डिडक्शन हैज़ टू बी डन, इट इज़ बीन टेकन केयर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, बट स्टील डजंट वांट एनी टैक्स रिडक्शन। बट स्टील इंडस्ट्री अर्ज फॉर अ पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने के लिए 16(2)(c)(a) के एक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए, जहां पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए और उसका जो यूज करने के लिए जो जीएसटी के जो हर्डल्स हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो। योगेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि बेसिकली जो हमारा पावर्ड करता है ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आवर फर्नेस एंड विच इज पावर्ड बाय द कोल। तो अभी हम लोग सर अभी रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हम स्क्रैप को यूज़ कर सकें। सर कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्क्रैप है जो कि हम इसमें फर्नेस को ब्लास्ट करके उसको पावर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज़। सर दो चीज़ें हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज़ स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट ज़ीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट ज़ीरो कार्बन। तो स्टील के अंदर भी जो स्क्रैप है उसको नेट ज़ीरो कार्बन में क्लासीफाइड कर चुके हैं। रही बात सेकेंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट ज़ीरो कार्बन पे पहुंचना है तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो, उस टाइप के पावर का यूज़ होना चाहिए। तो इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलार पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, उस जहाँ से वो पावर आती है कोल बेस्ड कोजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के तहत। और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे। पर ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेंगी, और ये सब सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। साउथ ईस्टर्न, साउथ एशिया, ओके ओके। सो no, so there are the delegates which are being enrolled for this are majorly from the Asian countries, and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned that. Yeah, so we have almost like 282 members have been registered from the neighboring countries, basically. See, the government has come up with a green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So carbon footprint control करने के लिए वहाँ पर जहाँ जहाँ भी हमको टेक्नोलॉजी, चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन
यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर। सो कार्बन कैप्चर ये आने वाले समय में होगा, हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी R&D का फंड भी रखा है। और हम लोग अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल यूज कर पाए तो हमारी जर्नी फॉर मेकिंग द ग्रीन स्टील और द ग्रीन प्रोडक्ट बिकम्स ईजियर। योगेश जी, आईफा स्टीलनेस 2025 की बात कर रहे हैं, स्टील महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फायदा होगा इस महाकुंभ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इंडिया में क्या हो रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े स्टील प्लांट्स वालों को, जिसको हम प्राइमरी या मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो 7-8 प्लेयर्स है, उन्हीं का ये हो रहा था। इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आप लोग 47% ऑफ द स्टील बनाते हो, पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं आप सब इकट्ठा एक जगह आके अपने पॉलिसीज को, आपके इश्यूज को, और कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे ये 47% से आगे बढ़े, ताकि वो इंडिया के स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूट करे, स्टील प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट करे। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने हमको ये निर्देश दिया कि एसोसिएशन लेवल पे काफ़ी काम होने चाहिए, और एसोसिएशन विद नीस्ट, नीस्ट जो है वो संस्था है जो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर आती है। हमने ये रोड शो स्टार्ट किए। आज हम लास्ट 6 मंथ से रोड शो कर रहे हैं, हर क्लस्टर में जा रहे हैं, और क्लस्टर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे जो कि आते नहीं है या आना नहीं चाहते हैं। एसोसिएशन के साथ बोलो या मिनिस्ट्री के साथ बोलो, जो अपना अपना काम से काम करते हैं, छोटे से गांव में अपना प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ की नीड को फुलफिल करते हैं, वहाँ की स्टील की डिमांड को, स्टील को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे सारे छोटे लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम हर क्लस्टर में जाके उनका सारा जो नो हाउ है, उनकी क्या कैपेसिटीज़ है और वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेके हमने उन सभी को स्टील महाकुंभ में इनवाइट किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टील महाकुंभ में 3000 से भी ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, जो पता ही नहीं था कि वो लोग काम कर रहे हैं। पता होता था पर वो उतने उतने रीजन के लिए पता होता था, पर वो दिल्ली तक या स्टील मिनिस्ट्री तक पता नहीं होता था, एसोसिएशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे पता नहीं होता था। अब वो चीज़ें हो रही है, और इनको मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि ऐसे स्टील प्लांट जो ऑलरेडी स्क्रैप बेस्ड यूनिट्स है, जो जिनका कार्बन इमिशन कम होता है, ऐसे को हम ग्रीन टेक्सोनॉमी के तहत इनको सर्टिफाई करेंगे। और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री ने ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया है। लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ स्टील यूनिट्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया है, और आने वाले स्टील महाकुंभ के अंदर भी यहाँ भी वो ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये सारे जितने लोग अगर क्लासीफाई होते हैं तो एक बैनर में आएंगे, वो बैनर है ग्रीन स्टील का, ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के बैनर में आते हैं। तो इसका सारा जो है एक बेनिफिट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को होगा। What? Yeah, so there are lot of seminars happening, but this time the tool of green steel, and to counterpart the Trump tariff, we all are coming together, and that's why this is called a steel Mahakumbh. सर, जीएसटी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो क्या स्टील सेक्टर में इससे आपको कुछ बेनिफिट दिखा है? सर, इससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली स्टील सेक्टर को बेनिफिट होगा। सेकंड, कोल के ऊपर जो सेस था उसका अभी क्लियरिटी नहीं है, पर अगर उसका सेस हट जाता है तो अगेन उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री को होगा। तो इनडायरेक्टली कोई भी टैक्स कम होता है तो बेनिफिट सबको होता है, ये तो पक्का है। क्या आपको दिखता है, मतलब कितना कम हुआ है आइडिया? नहीं, ऐसा स्टील सेक्टर में कोई परसेंटेज में कमी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ कि खपत बढ़ेगी। अगर टैक्सेस कम होते हैं, आम आदमी की सेविंग होती है, तो बाकी सभी चीज़ों की खपत बढ़ेगी। और हमारा जो हमको ये सारा चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो काउंटर करने के लिए कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। और एक एक चीज़ को अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे छोटा छोटा, तो इसको एक बहुत बड़ा ड्राइव मिलेगा अपनी जीडीपी को मूव करने का। सर, अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए, गवर्नमेंट एग्री